गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। इससे पहले वाली क्लास में हमने कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके इलस्ट्रेशंस, उसके एग्जाम्पल्स, स्पष्टीकरण, उसकी डेफिनेशन सारी चीजें कवर की थी। आज मैं आपको मर्डर का सेक्शन बताने वाली हूँ। उससे पहले कल से अपनी BNS की MCQ स्टार्ट हो रही है एमडी लॉ क्लासेस के चैनल पे, जो ओनली मेंबर्स ही देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो फटाफट मेंबरशिप ले लीजिए। ओनली 59 रुपीज में आपकी मेंबरशिप आपकी हो जाएगी और आप MCQs अटेंड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 101 हमें बताता है हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में। देखो यहाँ पर हमें जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, वहां पर हमें 4 पॉइंट से ये बताता है कि अगर आपने ये काम किया तो ये आपका मर्डर में जाएगा। लेकिन 5 अपवाद हमें ऐसे बताते हैं कि अगर आपने इन 5 अपवाद में से किसी के अंदर भी अगर आपने किसी की हत्या की है तो आपको मर्डर के लिए पनिशमेंट ना मिलके किसके लिए मिलेगी? कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी। याद करो, जब मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया था तो उसमें 2 स्पष्टीकरण ऐसे थे जिसमें मैंने आपको बताया था अगर इनमें आप ऑफेंस करते हो तो आपको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें अपवाद बताए। क्या कहा? इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। मतलब जो अपवाद दिए गए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे कल्पेबल होमिसाइड क्या है? मर्डर है। अब 4 पॉइंट्स से चारों पॉइंट्स में कब? सबसे पहला कहता है यदि वह कार्य, अंडरलाइन करो, वह कार्य, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में हमने पढ़ा था कोई कार्य, वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु करने के आशय से किया गया हो। आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन क्या है? किसी को मारने का है, तो आपको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि आपका इंटेंशन ही किसी को मारने का है, तो हम आपको मर्डर के लिए लायबल ठहराएंगे। सिंपल पहली बात। सेकंड बात कहता है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, क्या कहता है? शारीरिक क्षति करने के इंटेंशन से किया गया है। मतलब आपने ऐसा काम किया है जिससे किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी हुई है, उस बॉडीली इंजरी से किसी पर्सन की डेथ हुई है, तब जिससे अपराधी जानता हो कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है। आप ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हो, शारीरिक क्षति कर रहे हो, जिससे आपको पता है कि इससे उस पर्सन की डेथ कोज होगी। या if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। तो क्या कहा इसमें? आपने क्या किया? ऐसी बॉडीली इंजरी की है जिससे आपको पॉसिबिलिटी पता है कि इससे वो इंसान मर भी सकता है। तो पहला, डेथ करने के इंटेंशन से किया गया कार्य। दूसरा, बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से किया गया कार्य जिससे डेथ होने की संभावना है। तीसरा कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के इंटेंशन से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का इंटेंशन हो जो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में डेथ कॉज करने के लिए पर्याप्त है। अब आप ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हो जिससे कि सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज होगी ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा काम किसी पर्सन के साथ किया जाए तो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है कि इफ द एक्ट बाय विच the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death, कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी पर्सन को मारने के लिए सफिशिएंट है। तो पहला, डेथ करने के इंटेंशन से किया गया कार्य। दूसरा, बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से किया गया कार्य। तीसरा, ऐसा कार्य करना जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी पर्सन की मृत्यु करने के लिए सफिशिएंट है। देन फोर्थ कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है। अब आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हो इतना ग्रीवियस, इतना गंभीर और आसन संकट है कि उससे किसी पर्सन की मृत्यु हो ही सकती है, कि पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब आप इतनी बॉडीली इंजरी कर रहे हो
जिससे आपको पता है कि वो उसी टाइम न मरा तो थोड़े थोड़े टाइम बाद वो मर ही जाएगा, और वह मृत्यु करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य कर रहा है। मतलब भले ही उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को मारने के लिए सफिशिएंट है। तो जब भी हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो हमें दो चीजें देखनी होती है कि पहला कि आपने जो काम किया है क्या वो आपका इंटेंशन था, किसी पर्सन को मारने का इंटेंशन था। अब माना कि इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप काम कौन सा कर रहे हो, अब आप काम ऐसा कर रहे हो जिससे कोई पर्सन मरेगा ही मरेगा। तो भले ही आपका इंटेंशन ना हो, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को मार रहे हो तो भी वो किस में आएगा, मर्डर में आएगा। तो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, ऐसा काम जो डेथ करने के इंटेंशन से ही कर रहे हो। दूसरा, ऐसा काम जो शारीरिक क्षति करने के इंटेंशन से कर रहे हो जिससे डेथ होगी। तीसरा, ऐसा काम जो शारीरिक क्षति कर रहे हो और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी को मारने के लिए सफिशिएंट है। और चौथा कार्य इतना आसन संकट कर रहे हो जिसमें भले ही आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन नॉलेज है कि इस काम से वो पर्सन मर ही जाएगा। Sorry, if the person committing the act by which the death is caused knows that it is too imminently dangerous। क्या कहा, imminently dangerous कार्य इतना आसन्न संकट है कि that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk or causing death or such injury as aforesaid। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि इतना आसन संकट है कि उससे आपको पता है कि इससे किसी पर्सन की डेथ होगी होगी, भले आपका इंटेंशन नहीं है, तब भी आपको हम मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। अब देखो, इसके बाद हमें चार इलस्ट्रेशन दिए, चारों इलस्ट्रेशन चारों पॉइंट से कनेक्ट है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि आप डेथ करने के इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो तो हम आपको मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। तो क्या कहा, जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है, तो ए हत्या करता है। कि आप सामने से किसी पर्सन के ऊपर शूट कर रहे हो जिससे आपको पता है कि वो पर्सन मर ही जाएगा, आपका इंटेंशन उसको मारने का है, तो आप मर्डर के लिए चार्ज करोगे। तो ये पहला इलस्ट्रेशन पहले ए पॉइंट से कनेक्टेड है। देन बात करते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन में आप ध्यान से सुनिएगा जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कब आप मर्डर के लिए लायबल होगे और कब आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगे। क्या कहा, ए जानते हुए कि जेड ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि वह एक प्रहार उसकी मृत्यु कर दे, शारीरिक क्षति करने के आशय से उस पर आघात करता है, चोट करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है, ए ने मर्डर किया है। यहां तक जैसे मुझे पता है कि कोई पर्सन जिसके माइंड पर इतनी गंभीर चोट लगी हुई है या वो मेंटली उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है माइंड में, और ये चीज मुझे अच्छे से पता है, और उसके बाद मैं उस पे उसी जगह पर अटैक कर रही हूँ, तो अब मैं जानते हुए उसी जगह पर अटैक कर रही हूँ और मेरे अटैक से वो पर्सन मरता है, तो मैंने क्या किया है, मर्डर किया है। बट अब आगे देखो, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में पर्याप्त न हो, भले ही अगर मैं वो मुक्का किसी अदर पर्सन के माइंड में मारती तो वो मरता नहीं, लेकिन किंतु यदि ए ये न जानते हुए कि जेड किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में न मरता, तो या ए यद्यपि शारीरिक क्षति करने का उसका इंटेंशन हो, हत्या का दोषी नहीं है। कि मैं जानते हुए कि इस पर्सन को यहाँ पर इतनी ग्रीवियस चोट है, ये इस बीमारी से ग्रस्त है, उसी जगह पर मैं जानबूझ के उस पर अटैक करती हूँ, वो मरता है, तो मर्डर। लेकिन जब मुझे ये चीज नहीं पता कि सामने वाले पर्सन को ये बीमारी है या यहाँ पर ये एक ग्रीवियस तरीके की चोट है, मैं ना जानते हुए उस पर अटैक करती हूँ और वो पर्सन मरता है, तो यहाँ पर मुझे मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, फिर वो मुझे लेके जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड में, क्योंकि पहले में जानते हुए अटैक करते हो तो मर्डर, मरता है। सेकंड वाले में अगर आपको नहीं पता और आपने अटैक किया और वो मर गया, तब आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा।
यदि उसका इंटेंशन मृत्यु करने का, ऐसी शारीरिक क्षति करने का नहीं था जिससे नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए, तो अगर वही अटैक अगर मैं किसी हेल्दी पर्सन पे करती तो वो नहीं मरता। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने उस पर अटैक किया, मुझे नहीं पता था कि उसको ऐसी बीमारी है, उसके बावजूद वो मरता है, तो मैं कल्पेबल होमिसाइड। और पहले वाले में जब मैं जानती हूँ कि उसको ये बीमारी है, ये चीज है, वहां पर अटैक करती हूँ और वो मरता है, तो मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन। जेड को तलवार या लाठी से ऐसा घाव ए जानबूझकर करते हैं जो साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मनुष्य की मृत्यु कारण करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लोहे का सरिया आप किसी के सर पे मारोगे तो इसमें 100% ये चांसेस है कि वो मरेगा ही मरेगा। परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है या ए हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय जेड की मृत्यु कारित करने का न रहा हो। भले ही मैंने उस पर प्रहार इस इंटेंशन से नहीं किया था कि वो मर ही जाए, लेकिन मैंने जब उस पर ऐसा प्रहार किया और वो बंदा मरता है, तो मुझे ये नॉलेज थी कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे उस पर्सन की डेथ होना 100% पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पर उसको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ इलस्ट्रेशन। ए किसी प्रति हेतु के बिना, मतलब विदाउट इंटेंशन, बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। अब मुझे दिख रहा है कि सामने से 20-25 लोग आ रहे हैं, अगर मैं उनके ऊपर तोप चला रही हूँ, ऐसे बड़ी बंदूक से या किसी वेपन से शूट कर रही हूँ, तो मुझे इतनी तो नॉलेज है कि अगर मैं किसी पे तोप चला रही हूँ तो पर्सन मरेगा ही मरेगा। भले मेरा इंटेंशन उनमें से किसी भी एक को भी मारने का नहीं था, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि उससे वो पर्सन, कोई भी पर्सन मर सकता है, तो ए हत्या का दोषी है। यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु करने की उसकी पूर्व चिंतन परिकल्पना न रही हो, भले किसी पर्सन को मारने के लिए मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं की, लेकिन मेरा काम ऐसा था जिससे किसी पर्सन का मर्डर हो सकता है, तो जब मैं ऐसा काम विदाउट इंटेंशन करती हूँ, भले मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था, लेकिन मेरा काम ऐसा था जिससे वो पर्सन मरेगा ही मरेगा। तो ये डी वाला पॉइंट, जो कार्य इतना आसन संकट है, भले मेरा इंटेंशन नहीं है बट मुझे नॉलेज है उस काम की। तो ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपवाद के बारे में। 5 ऐसे अपवाद हमें बताए गए हैं जो कि कहते हैं कि अगर इन 5 अपवादों में आप किसी को मारते हो तो मर्डर ना लग के कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। पहला एक्सेप्शन कहते हैं आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो यहाँ पर मर्डर न लग के क्या लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। कि यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया और उस व्यक्ति की जिसने वह प्रकोपन दिया था मृत्यु करने या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। अब देखो क्या हुआ कि 2 पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में आपस में ऐसी नॉर्मल बात हो रही है, बात करते करते एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऐसी ऐसी गंदी बातें बोलता है जिससे वो पर्सन अपना आपा खो बैठता है, अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है और उसे इतना ग्रीवियस तरीके से गुस्सा दिलाया जाता है जिससे वो सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप हमें ऐसा गुस्सा दिलाते हो जो कि अगर आप किसी अदर पर्सन को बोलोगे तब भी वो पर्सन इतना गुस्सा हो जाएगा, तो आपने मुझे ऐसा गुस्सा दिलाया और मैंने आपको मैंने मारा, तो यहाँ पर मुझे मर्डर के लिए लायबल न ठहरा के कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा। क्योंकि की पॉइंट क्या कहते हैं, गंभीर और अचानक प्रकोपन, आपने इतना ज्यादा मुझे गुस्सा दिला दिया कि मैं अपनी आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गई और मैंने आपको मारा, तो मैंने कल्पेबल होमिसाइड किया है, मर्डर नहीं किया है। फिर इस अपवाद के 3 और अपवाद बताए हैं। जैसे पहला अपवाद कहते हैं कि अगर आपको अचानक और गंभीर प्रकोपन दिलाया तो आपने मारा तो मर्डर नहीं है। लेकिन 3 हमें अपवाद और बताए हैं, अपवाद 1 के 3 परंतु में हमें चीज बताई है कि कब आपका काम मर्डर में ही जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगेगा। पहला कहता है किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। मतलब कि जो आपने गुस्सा लिया है, जो जिस चीज से आपको गुस्सा आया है वो एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं, नॉर्मल बात थी कि किसी व्यक्ति का वध करने अपहानि करने के लिए नहीं था, कि आपको जो गुस्सा आया वो इतना ज्यादा नहीं था कि आप सामने वाले पर्सन को मार ही दो। उसके बावजूद अगर आप किसी को मारते हो तो आपको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा।
बी पॉइंट कहता है किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो प्रकोपन, किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक की शक्तियों में विधिपूर्ण प्रयोग की गई थी। मतलब अब पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, अब पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आया, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया, अब आपको गुस्सा आ गया कि आप मुझे कैसे अरेस्ट करने आए हो। अब आपने क्या किया, ऐसे गुस्से में आके और पुलिस को ही मार दिया। तो यहाँ पर आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई थी तो मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उसको मारा तो मुझे मर्डर न लग के कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। नहीं, जब कोई लोक सेवक अपनी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने आ रहा है और तब आपको उसे कॉपरेट करना चाहिए। अगर आप कॉपरेट ना करके खुद ही गुस्सा हो जाते हो और पुलिस को मारते हो तो आपके ऊपर मर्डर का सेक्शन लगेगा। थर्ड कहते हैं किसी ऐसी बात द्वारा प्रकोपन, प्रकोपन मतलब गुस्सा, किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब कि आपको जो सेक्शन 38 हमने पढ़ा था कि आप अपने बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो, जो कि 7 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। अब उन 7 पॉइंट के अलावा आपके साथ कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर तो सकते हो लेकिन इतना नहीं कि आप सामने वाले पर्सन को मार दो। अब अगर इन 7 पॉइंट के अलावा कोई आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है तब आप किसी को मारते हो प्राइवेट डिफेंस में तो आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको किसके लिए चार्ज किया जाएगा, मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा कि गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुली एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस की पावर से ज्यादा जाके यूज कर रहे हो जितना यूज करना चाहिए, तब आपको हम मर्डर के लिए लायबल ठहराएंगे। तो ये 3 अपवाद हमें दे रखे हैं कि अगर तीनों में आपका ये काम आया तब हम आपको मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। अब देखो हमें क्या कहा कि एक्सप्लेनेशन कहता है प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे। यह तथ्य का प्रश्न है कि जो आपको गुस्सा दिलाया गया वो इस लेवल का था या नहीं था कि आप किसी को मारते हो। तो ये एक फैक्ट का क्वेश्चन है, तथ्य का प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। देखो यहाँ पर हमें इलस्ट्रेशंस दिए हैं बहुत सारे, मैं आपको शॉर्ट में भी इलस्ट्रेशन बताऊंगी कि इस इलस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है। पहले देखिए पढ़ते हैं कि जेड द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में एम का, जो जेड का बालक है, ए जानबूझकर वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस बालक द्वारा नहीं दिया गया था और उस बालक की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को लेकर दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई थी। अब 2 पर्सन आपस में लड़ रहे हो, उसके साथ किसी का बच्चा खड़ा है और आप जाके अपना बदला लेने के लिए उस बच्चे को मारते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है। देखो नहीं सॉरी, यहाँ पर आपने क्या किया है, मर्डर किया है। क्योंकि आपको जो गुस्सा जिस पर्सन ने दिलाया आप उस पे अपना गुस्सा निकालो। आपको राइट दिया हुआ है कि अगर आपको कोई गुस्सा इतना गंभीर दिलाता है आप उसका मर्डर कर सकते हो, आप उसको मारो। अगर साथ में खड़े हुए किसी अदर पर्सन को मारते हो जिसने आपको कोई गुस्सा नहीं दिलाया तो आपने क्या किया है, मर्डर किया है। तो आपको किसके लिए चार्ज किया जाएगा, मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। अब देखो क्या कहा, सेकंड इलस्ट्रेशन, ए को एम गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। एम गंभीर और अचानक प्रकोपन किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। ए इस प्रकोपन से एम पर पिस्टल चलाता है, ठीक है, इसने इसको गुस्सा दिलाया तो इसने जिसको गुस्सा दिलाया उसने क्या कर दी, पिस्टल चला दी, जिसमें न तो उसका इंटेंशन जेड का जो समीपी है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह ये जानता हो कि संभाव्य है कि वह जेड का वध कर दे। ए जेड का वध करता है, यहाँ ए ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है। क्या हुआ, 2 पर्सन आपस में लड़ रहे थे। अब क्या किया, मुझे सामने वाले पर्सन ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया जिसमें मैं आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गई। मेरे पास रिवॉल्वर थी, मैंने निकाली, मुझे मारना तो इस पर्सन को था जो कि जिसने कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। मैंने जैसे ही शूट की तो वो गोली किसी अदर पर्सन को जाके लग गई। यहाँ पर उस अदर पर्सन को मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो मुझे यहाँ पर उसके जिसको गोली लगी है उसके मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन मुझे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बंदूक चला रही हूँ तो मेरा कार्य ऐसा है कि किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी भी हो सकती है, कोई पर्सन मरेगा भी, क्योंकि किसी को बंदूक लगेगी तो 100% चांसेस है कि वो मरेगा ही मरेगा। तो यहाँ पर भले ही
मैंने जिस पर्सन को मारना चाहती थी उसके अदर देन किसी को गोली लग गई जिसको मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो मुझे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा, ना कि मर्डर के लिए। उसके बाद बात करते हैं, मैंने जो अरेस्ट वाला आपको इलस्ट्रेशन बताया था कि अगर आपको कोई पुलिस अरेस्ट करने आती है, आपको इस चीज से गुस्सा आ जाता है और आप क्या करते हो, पुलिस ऑफिसर को ही मार देते हो, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या किया, आपने मर्डर किया है। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये क्या है, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि एक एक्यूज्ड को या आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आए। मजिस्ट्रेट, उसने अपनी अपनी बातें कही कि ये बात है, मैंने अपराध नहीं किया। मजिस्ट्रेट उसको कहता है कि मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं है, तू जो कह रहा है बिल्कुल झूठ कह रहा है, तूने शपथ भंग किया है, तूने कोर्ट के रूल्स का डिसओबे किया है। अब अपराधी को इतना गुस्सा आया कि उसके पास रिवॉल्वर थी छुपाई हुई, उसने क्या किया, निकाली और मजिस्ट्रेट को ही मार दिया। तो यहाँ पर उस अपराधी को मर्डर के लिए चार्ज करेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो था, जो जज था, वो तो अपनी ड्यूटीज में काम कर रहा था। अब आप कहते हो कि मुझे मजिस्ट्रेट ने गुस्सा दिलाया, आसपास में 10-15 लोग खड़े थे, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, तो यहाँ पे आप डिफेंस नहीं ले सकते। मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अपनी ड्यूटीज कर रहा था। अब आपने मजिस्ट्रेट पे गोली चलाई तो आपको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहते हैं, जेड की नाक खींचने का प्रयत्न ए करता है। ए ने क्या किया, जेड की नाक खींचने का प्रयत्न किया। जेड प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए ए को पकड़ लेता है। कोई मेरी नाक खींचने आता है तो मैं उसे पकड़ लेती हूँ। परिणाम स्वरूप ए को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह जेड का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि देखो आप मेरे को अगर कोई नाक पकड़ने आया, मैंने अपनी नाक पकड़ने से रोका, उसको रोका कि मत खींचो मेरी नाक, मुझे कोई बॉडीली इंजरी भी हो सकती है। सामने वाले पर्सन को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरा मर्डर कर दिया, उसने मुझे मार ही दिया, तो अब उसे मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जब मैंने उसे अपनी नाक पकड़ने से रोका तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आ सकता कि वो मुझे मार ही दे। अगर फिर भी वो मुझे मारता है तो उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर वो मेरी नाक इतनी जोर से खींचेगा तो मुझे बॉडीली इंजरी हो सकती है, मुझे घोर उपति हो सकती है, इसलिए मैंने उसको रोका। सामने वाले पर्सन को इतना गुस्सा आ गया कि उसने मुझे ही मार दिया, तो अब उसे मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, बी पर जेड आघात करता है, बी को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। ए जो निकट ही खड़ा हुआ है, बी के क्रोध का लाभ उठाने और उससे जेड का वध कराने की इंटेंशन से उसके हाथ में एक छुरी पकड़ा देता है। बी उस छुरी से जेड का वध कर देता है। यहाँ बी ने चाहे केवल आपराधिक मानवत किया हो, किंतु ए हत्या का दोषी है। क्या हुआ, दो लोग आपस में बात करते करते इतना लड़ पड़े। अब पास में एक पर्सन खड़ा था, मान लो मेरी किसी एक्स के साथ लड़ाई हो गई बहुत बुरी तरीके से, अब पास में एक पर्सन खड़ा था, उसकी भी दुश्मनी एक्स के साथ थी, तो उस पर्सन ने क्या किया, मुझे बीच में छुरी पकड़ा दी। अब मैं गुस्से में थी, मैंने क्या कर दिया, छुरी से उस पे इतने गंदे तरीके से वार कर दिया कि वो पर्सन ऑन द स्पॉट ही मर गया। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे उस पर्सन को मारने का नहीं था, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी मेंटल कंडीशन को खो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। साथ खड़े पर्सन ने मेरी इस चीज का फायदा उठाया, तो यहाँ पर उस साथ वाले पर्सन को मर्डर के लिए चार्ज करेंगे और मुझे कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन हमें बताते हैं। नेक्स्ट कहता है अपवाद नंबर 2। तो पहला अपवाद था कि अगर आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिलाया जाता है, उसमें अगर आप किसी पर्सन को मारते हो तो मर्डर न लग के कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। सेकंड एक्सेप्शन कहता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। क्या कहा, यदि अपराधी शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को गुड फेथ में यूज में लाते हुए जो विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे। मतलब कि सेक्शन 38 में जो आपको प्राइवेट डिफेंस के 7 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें अगर आप किसी पर्सन को मारते हो तो आप बच जाओगे, लेकिन आप अपने प्राइवेट डिफेंस के पावर का आगे मिस यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो। अब मान लो कोई पर्सन मुझे आके धक्का दे रहा है या मुझे आके एक
जो मुझे एक धक्का दिया जा रहा है, अब मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में या तो उसे धक्का मारूं या मैं खुद को बचाने के लिए उसको एक दो थप्पड़ मार दूं। अब मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझे सिर्फ धक्का देने आ रहा है और मैं पिस्टल निकाल के उसको शूट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी प्राइवेट डिफेंस का जो राइट का यूज है वो एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो जब भी मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज एक्स्ट्रा करती हूँ तो मुझे कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जाएगा। कि जब मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन को मारती हूँ जो कि प्राइवेट डिफेंस जितनी मेरी पावर है उससे आगे बढ़ के काम किया, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अपवाद, इसका एक इलस्ट्रेशन है, चाबुक वाला इजी सा इलस्ट्रेशन है, आप पढ़िएगा। इसके बाद हमें थर्ड अपवाद बताता है कि कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये कहता है कि जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी पावर का यूज कर लेता है, मतलब जितनी पब्लिक सर्वेंट को दी हुई है अपनी पावर से ज्यादा आगे पावर बढ़ के या पावर का मिस यूज करता है, तो पब्लिक सर्वेंट को हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज करेंगे, ना कि मर्डर के लिए। कि यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या उससे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसत्ता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वे विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का गुड फेथ विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु की गई है। अब जैसे मान लो कि एक पर्सन है, अपराधी है, जिसने 1000 रुपए की चोरी कर रखी है, मैंने उसे पकड़ा, अब वो क्या किया, फिर से मेरी गिरफ्त से भाग गया, फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर से वो मेरी गिरफ्त से भाग गया, तीसरी बार भी उसने क्या किया, मैंने उसको पकड़ा और वो मेरी गिरफ्त से भाग गया। तो अब मुझे गुस्सा आया और मैंने क्या किया, बंदूक निकाली और अपराधी को शूट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसी पावर नहीं थी कि मैं उसका एनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैंने अपनी पावर से ज्यादा अपनी पावर का यूज किया, अपनी जितनी मुझे लॉ ने जितनी मुझे पावर दी थी उससे आगे बढ़कर मैंने काम किया, तो मुझे कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा, ना कि मर्डर के लिए। तो थर्ड अपवाद कहता है पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का आगे मिसयूज करता है। फोर्थ कहता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में लड़ाई होने पर, जिसमें पूर्व चिंतन बिना, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना क्या किया, अपनी पावर का यूज किया। कि क्या हुआ, दो पर्सन आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे, बात करते करते लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पर्सन ने दूसरे का मर्डर ही कर दिया। तो यहाँ पर जब अचानक झगड़ा होता है उसमें आप किसी पर्सन को मारते हो तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जाएगा, मर्डर के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। क्या कहा, यह तत्वहीन है कि कौन सा पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी ने पहले गुस्सा दिलाया या किसने पहले हमला किया, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। समझो एक्सेप्शन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई 18 साल से ऊपर का पर्सन अपनी मृत्यु होना सहन करता है, जैसे कि मैंने एक पर्सन को कहा कि प्लीज मुझे मार दे, मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और वो पर्सन मेरे कहने पे मुझे मार देता है। अब मेरी एज 18 से अधिक है, तो उस पर्सन को जिसने मुझे मारा उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश करेंगे, ना कि मर्डर के लिए। लेकिन अगर यही मैं 18 साल से कम की होती और अपनी डेथ होना स्वीकार करती तो उस पर्सन को मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। कि 18 साल से अधिक का पर्सन अगर अपनी मृत्यु को खुद सहन करता है, खुद बोलता है, उसके बाद अगर उसकी मृत्यु की जाती है तो मर्डर न लग के कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। ये हमें 5 अपवाद बताए हैं। अब ये इलस्ट्रेशन भी यही है। अब इसमें 18 साल से कम का पर्सन क्या करता है, एक 18 साल से कम के पर्सन को आत्महत्या करने के लिए अबैट किया जाता है, तो वो पर्सन जिसने अबैट किया है उसको आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए लायबल ठहराया जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम की पॉइंट्स की। हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 101 हमें मर्डर के लिए बताता है। मर्डर में हमें 4 पॉइंट्स बताए हैं कि इन चारों में अगर आपका काम आया तो आपको मर्डर के लिए चार्ज करेंगे। फिर 5 अपवाद बताए हैं। 5 अपवाद हमें कहते हैं कि अगर आपने इनमें किसी पर्सन को मारा तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा, मर्डर नहीं लगेगा। लेकिन अपवाद 1 के जो 3 परंतुक हमें बताए हैं, परंतुक में 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें आपके ऊपर मर्डर ही लगेगा। क्या कहा, सेक्शन 101 हत्या में क्या चीज याद रखनी है कि ऐसा कार्य वह कार्य जो मृत्यु करने के इंटेंशन से किया गया है, शारीरिक क्षति करने के इंटेंशन से किया गया है, वह कार्य जो
प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट है, या कार्य इतना आसन संकट है कि उस पर्सन की डेथ हो ही जाए भले ही आपका इंटेंशन नहीं है। अगर ये में से इनमें से कोई भी एक ऐसा काम करते हो तो आपको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपवाद की। देखो हमें 5 अपवाद बताए हैं। पहले सिंपल अपवादों के की पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला, गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया तब मारा तो मर्डर न लग के कल्पेबल होमिसाइड। दूसरा कहते हैं प्राइवेट डिफेंस का आपने मिसयूज कर दिया, आगे ज्यादा पावर का यूज कर दिया तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। पब्लिक सर्वेंट अपनी शक्ति से आगे बढ़कर काम करता है, किसी पर्सन को मारता है तो कल्पेबल होमिसाइड। अचानक झगड़ा हो गया तब किसी को मारते हो तो कल्पेबल होमिसाइड। 18 वर्ष से अधिक का आयु का पर्सन अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है कि मुझे मार दो, तब आपने उसे मारा तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। लेकिन अब देखो, गंभीर और अचानक प्रकोपन आपको दिया, आपने मारा तो मर्डर नहीं लगा, माना। लेकिन अगर प्रकोपन वध करने का नहीं था, गुस्सा इतना ज्यादा नहीं दिलाया कि आप उसको मार ही दो, तब आपके ऊपर मर्डर ही लगेगा। फिर कहता है पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपना काम करना, पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, उस ड्यूरिंग आप उसको मार रहे हो तो मर्डर लगेगा। प्रकोपन ऐसा नहीं था कि प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जाए, इतना ज्यादा यूज किया जाए, तब आप करते हो तो आपको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। तो ये अपवाद और ये अपवादों के भी अपवाद, तो ऐसे करके आपको सेक्शन 101 पढ़ना है। देखिए क्या है कि जो जो चीजें मैं आपको बताती हूँ बेयर एक्ट से बताती हूँ। अब उन चीजों को जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ आप अपने नोट्स में लिखो। इलस्ट्रेशन सभी प्रॉब्लम बेस्ड इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम में भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, इवन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो हर चीज आपको जैसे मैंने बताई है वैसे याद करनी है, डायग्राम बनाना है नोट्स में। और कल से आपकी एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा ओनली मेंबर के लिए, तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच।